नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे आधुनिक अधिनायक तंत्र के लक्षण। आधुनिक जो अधिनायक तंत्र है उसके मुख्य जो लक्षण हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला है सर्वाधिकारवाद। आधुनिक अधिनायक तंत्र का ये एक सर्वप्रमुख लक्षण है कि ये एक अधिकेंद्रित या सर्वाधिकारीवादी राज्य होता है। इसमें सारी शक्तियाँ एक ही जगह केंद्रित होती हैं। इसमें राज्य, समाज, सरकार सभी जो भेद हैं वो समाप्त करके शक्तियों का शासक वर्ग के अंदर केंद्रीकरण कर दिया जाता है। नागरिक जीवन का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं होता जिस पर शासक का नियंत्रण नहीं होता। हिटलर और मुसोलिनी के अनुसार राज्य ही सब कुछ होता है। जैसा इटली के लोगों के लिए मुसोलिनी का प्रवचन था कि सब कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य के विरुद्ध भी कुछ नहीं है। मतलब उन्होंने ये माना था कि राज्य ही सब कुछ है और जो शासक है उसी के हाथ के अंदर सारी शक्तियाँ केंद्रित होती हैं। दूसरा है प्रजातंत्र का विरोध। अब अधिनायक जो तंत्रीय शासन व्यवस्था है वो प्रजातंत्र के विरुद्ध ही इसकी उत्पत्ति हुई है या इसका प्रादुर्भाव हुआ है। अतः स्वाभाविक है कि ये प्रजातंत्र का विरोध करती है और ये प्रजातंत्र की आलोचना करती है। उसका ये मानना है कि प्रजातंत्र सड़ा हुआ शव है और संसद केवल बकवास की दुकान है। तो सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र भी लोकतंत्र को घृणा की दृष्टि से देखता है। वो ये कहता है कि प्रजातंत्र को वो महत्व नहीं देता। तीसरा है एक दल, एक नेता और एक कार्यक्रम। वर्तमान समय में चाहे वामपंथी हो या दक्षिणपंथी हो, दोनों ही प्रकार के जो अधिनायक तंत्रीय व्यवस्थाएं हैं वो एक दल के अंदर विश्वास करते हैं और स्वयं से संबंधित राज्य के अलावा अपनी जो राज्य के अंदर दूसरे दल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। वो ये मानकर चलते हैं कि अधिनायकवाद में एक ही व्यक्ति आवश्यक रूप से सर्वोच्च नेता होता है और जिसे राष्ट्रीय एकता और सम्मान के प्रतीक के रूप में मतलब माना जाना चाहिए। उसी के प्रति श्रद्धा और भाव रखे जाने चाहिए और जो नेता है उसी की बात अंतिम होगी और अंतिम निर्णय लेने वाला वही होगा, उसी के शब्द कानून होंगे। तो मतलब एक तरीके से जो शासक अधिनायक तंत्र के अंदर शासक दल का अपना एक निश्चित कार्यक्रम होता है, उसमें एक दल, एक ही नेता और उसी के जो भी कार्यक्रम या जो भी शब्द होते हैं वो कानून कहलाते हैं। चौथी जो इसकी विशेषता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का शत्रु। अधिनायक तंत्र में एक व्यक्ति, एक दल और एक कार्यक्रम के कारण वो दूसरे दल को प्रसन्न नहीं करता। तो इसके कारण क्या है, व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में उनके ये विचार है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता बुजुर्ग लोगों की धारणा है। फांसी एवं नाजी इसे अतीत की व्यवस्था मानकर चलते हैं। उनका ये मानना था, जैसे इटली में जो मुसोलिनी का आदेश था कि विश्वास, आज्ञा पालन और युद्ध। हिटलर के जो शब्द थे कर्तव्य, अनुशासन और त्याग को जीवन का मूल मंत्र बनाना था। मतलब ये एक तरीके से उनका मोटिव था। उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कोई स्थान उसके अंदर नहीं था। पांचवा है जनमत निर्माण के साधनों पर कठिन नियंत्रण। अब जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो महत्व है वो जनमत निर्माण के जो साधन होते हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व नहीं दिया गया तो जो भी महत्वपूर्ण विचार या विचारों को व्यक्त करने वाले साधन हैं उनके ऊपर भी राज्य का पूरी तरीके से कठोर नियंत्रण होता है, जिसमें जितने भी जो संचार के साधन हैं, समाचार पत्र हैं, चाहे रेडियो है, टेलीविज़न है, सब पर राज्य का कठोर नियंत्रण होता है और वो राज्य के पक्ष में ही अपने प्रचार या प्रसार करते हैं।
छठा है उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास। अधिनायक तंत्र में उग्र राष्ट्रवाद की भावना होती है। शासक वर्ग जनता को अपने पूर्ण नियंत्रण में बनाए रखने के लिए राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना भड़काकर उसे चरम सीमा तक पहुंचा देते हैं। वो अपनी देश, अपनी संस्कृति, अपनी जाति और अपनी व्यवस्था का इतना बढ़ा चढ़ा के यशोगान किया जाता है कि व्यक्ति के अंदर उग्र राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न कर दी जाती है और दूसरे राष्ट्र को अपने राष्ट्र की तुलना के अंदर हीन समझाया जाता है या उसको हीन दृष्टि से देखा जाता है, सिद्ध करने की कोशिश की जाती है। सातवां है युद्ध और औपनिवेशिक विस्तार। जब अपने राष्ट्र की अत्यधिक प्रशंसा की जाती है तो स्वाभाविक रूप से युद्ध का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। हिटलर और मुसोलिनी ने स्पष्ट रूप से युद्ध का प्रचार किया। हिटलर का तो कहना था कि पुरुष के जीवन में युद्ध का वही स्थान है जो कि स्त्री के जीवन में मातृत्व का होता है। इन जो तानाशाह थे उन्होंने अपने देश की आर्थिक उन्नति, अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए औपनिवेशिक विस्तार की नीति को अपनाया। मुसोलिनी ने कहा कि साम्राज्यवाद जीवन का चिरस्थायी नियम है, इटली का विस्तार होगा या अंत। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि अधिनायकवादी शासन व्यवस्था हीगल आदि आदर्शवादी दार्शनिक को राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आधारित था और इसमें मानव स्वतंत्रता के सिद्धांतों को कहीं पर भी स्वीकार नहीं किया गया। धन्यवाद।